अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। हम वन बाय वन सारे टेंसेस देख रहे हैं। आज हम जो देखेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको। फिल मुस्तकबिल जारी। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल यूज़ होते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी। आई वुई के साथ फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं, आई वुई के साथ शैल लगता है और बाकी जितने भी हैं प्रोनाउंस नाउन्स जो भी है उनके साथ विल लगेगा। ठीक होगा। तो उसका बनाने का तरीका हम एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रीफली कि कैसे है। सिंपल टेंस बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शैल एंड विल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में तो नॉट आता ही है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर इंटरोगेटिव की बात करें, सवालिया फ़िक्र की बात, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, शुरू में ले आएंगे यानी शैल एंड विल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिल की पहली किस्म या कह लें वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। वो था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। आज है जी वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो देख के अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। उस चैनल में बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पड़ी हैं, बेसिक्स टॉपिक्स जो ग्रामर्स के हैं, लाइक फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या है, उसकी एग्ज़ाम क्या है, उसके अलावा और भी बहुत सी पढ़ी हैं। वर्ब की पढ़ी हैं, रेगुलर वर्ब भी पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंग्लिश कैसे है, ताकि आप अपनी इम्प्रूव कर सकें इंग्लिश। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जी क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मुस्तकबिल जारी। इसमें भी उसी तरह ही कि फ़िक्रे बनाने का तरीका वही सेम है कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी एंड विल भी आता है। ठीक हो गया। और वर्ब की जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, कंटिन्यूस जिस टेंस के साथ भी आएगा वहाँ ING वाली फॉर्म लगेगी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी अगर हम तारीफ़ अपने तौर पर करें, कोई स्टैंडर्डाइज तारीफ़ नहीं है कि कोई कहीं से स्टैंडर्ड आ गया, नहीं। ये जनरल हम अपने समझने के लिए तारीफ़ कर रहे हैं कि कोई भी काम जो मुस्तकबिल में जारी हो, फिर मुस्तकबिल में कोई जारी हो, वो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा रहा होगा से ही पता चलता है कि वो जारी है। आखिर पे गा गे गी आएगा तो इट्स मीन फ्यूचर की बात हो रही है। था जा रहा हो, था जा रही थी तो इट्स मीन पास्ट की बात। अगर है आ जाता तो इसका मतलब है प्रेजेंट की बात। सो यहाँ गा का इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर में जितने भी सेंटेंस हैं उसमें गा गे गी लास्ट पे आता ही आता है। ठीक है ना। उससे पहले कंटिन्यूस में रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, किताब पढ़ रही होगी, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ये पहचान है, मतलब इनसे आप पहचान भी कर सकते हैं, ये वो वाले हैं मीन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ऐसे फ़िक्रों में, जैसे पहचान में भी देख लें, ऐसे फ़िक्रों में रहा है होगा, रहे होंगे, रहा होऊंगा, मतलब मैं काम कर रहा हूँगा, रही होगी वगैरह, इस तरह के आते हैं लास्ट पे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा रहा होगा, वो खाना खा रहे होंगे, वो किताब पढ़ रही होगी, मैं काम कर रहा हूँगा, वो तुम टीवी देख रहे होगे, तुम मैच खेल रहे होगे, वो मैच देख रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं
वो कंटिन्यूस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, रहा, रहे, रही, ऐसे ये कंटिन्यूस की अलामत है, ठीक है ना। जो भी कंटिन्यूस है, बेशक कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, तो रहा उसमें आता है ये आंसर, ठीक है। तो इसमें बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे, सब सेंटेंसेस की तरह सेम वही प्रोसीजर है, बस ये कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के चेंज हो रहे हैं और वर्ब चेंज होती है कि कौन सी लगानी है, बस बाकी सेम पैटर्न या रूल या कह लें कि प्रिंसिपल वो सेम ही है सबका, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, अगर सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट वाहिद टेंस है, मैं काफ़ी दफ़ा इसका तज़किरा कर चुका हूँ, जिसमें सेकंड वर्ब यूज़ होती है और कहीं भी सेकंड वर्ब यूज़ नहीं होती, थर्ड और जो फर्स्ट है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। और पहली फॉर्म और आखिर पे मफूल, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सेम फार्मूला है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक होगा, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो वर्ब वाली जगह पे आएगी। अभी देखते हैं इसका बनाने का तरीका। इसमें कंटिन्यूस, जैसे पहले बताया, कंटिन्यूस जितने भी टेंसेज हैं सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस तरह बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी और विल बी, क्योंकि ये दोनों यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ये यूज़ होंगे। पूरे फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शैल एंड विल, फिर आगे टेंस के हिसाब से आगे उसमें एडिशन हो जाती है, बी लग जाता है, हैव लग जाता है, हैव बीन लग जाता है, सो वो बेसिक ये दो ही हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टार्ट में भी बताया कि जितने भी फ्यूचर टेंस हैं उन सब में एक फार्मूला सेम है कि आई वी के साथ शैल लगेगा, बस बाकी सब जितने भी प्रोनाउंस हो, नाउन हो, सिंगल नाउन, प्लूरल नाउन, जो भी है, ही शी इट, यू दे, सिंगुलर नाउन, नेम और प्लूरल नेम्स, तो उन सब के साथ विल लगेगा, ठीक है ना। तो चूँकि इसमें हम बी का एडिशन कर रहे हैं इस टेंस में, तो शैल बी और विल बी है, तो वही सेम आई हुई के साथ शैल बी, ठीक हो गया, और बाकी सब के साथ विल बी, और आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होती है इसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किताब पढ़ रहा होगा, वो सिंगल की बात ही है तो ही के साथ विल भी आता है, सो ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक हो गया। वो स्कूल जा रहे होंगे, दे है तो विल लगता है, तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वो जा रहे होंगे, ठीक है ना, फ्यूचर की बात हो रही, गे आ गया तो फ्यूचर की बात। तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, यू है तो विल आएगा, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं सच बोल रहा हूँगा, मैं आई आया तो आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। सो ये सिंपल टेंसेस। इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हर टेंस की ना, जितने भी टेंसेस है हर टेंस की एक वीडियो, जिसमें एक्स्ट्रा 50+ सेंटेंसेस हम रखेंगे और उनको रीड करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएंगी, उस पर भी काम हो रहा है। तो टेंसेस जैसे कंप्लीट हो गए, साथ ही आपकी वो वोकेबलरी भी होगी, जो डेली के यूजेज होता है टेंसेस का वो वाले होंगे। इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी वहाँ से हेल्पफुल होंगे आपके लिए और आप समझने के लिए इस टेंस को मज़ीद। जी, नेगेटिव फ़िक्रे में नॉट आता है, और ये भी हमने पहले भी मैंने बताया कि जब भी कभी दो, मतलब सिंगल हेल्पिंग वर्ब नहीं, डबल यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं मीन दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिल के कोई हेल्पिंग वर्ब बने तो उसके दरमियान में यानी पहले वर्ड के बाद नॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ हम चूँकि शैल बी और वेल बी दो वर्ड से मिल के एक बना है हेल्पिंग वर्ब, तो इन दोनों के दरमियान नॉट आएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले फाइल सेम, उसके बाद शैल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और फिर बी आएगा, यानी शैल बी के दरमियान में नॉट आएगा, सही होगा। उसके बाद वही एनजी वाली फॉर्म और लास्ट पे
ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल शैल बी बेसिक इसका वो कह लेंगे इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, और उनके दरमियान में नॉट हमने लगा दिया तो शैल नॉट बी आ गया। ठीक है, आगे फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वो सिंगल बंदे की बात हो रही है और इसके साथ विल आता है। ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। देखिए विल और बी के दरमियान में नॉट आया, सही है। विल नॉट बी दो वर्ड्स हैं, दो के दरमियान नॉट आता है। हमने जितने सेंटेंसेस पढ़े स्पेशली परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट और प्रेजेंट के, तो वहाँ दो दो थे, हैड बीन, हैव बीन और हैज़ बीन, तो उन दोनों के दरमियान आता था नॉट। ठीक है ना, जहाँ भी डबल होगा वहाँ ये नॉट दरमियान में आएगा। वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक हो गया। यहाँ भी देखें दे है, दे के साथ विल लगता है क्योंकि हमने पढ़ा। आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बस मैं और हम के साथ बस, बाकी किसी के साथ शैल नहीं लगता। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, तुम यू है तो इसके साथ भी विल है। यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल और बी के दरमियान नॉट। मैं सच नहीं बोल रहा हूँगा, आई शैल, आई आया है तो इसके साथ शैल लगता है। आई शैल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। एक और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल दो हैं, दो के तो दरमियान में आ गया नॉट। अगर दो से ज़्यादा हों तो पहला वर्ड जो है ना उसी को चेंज करना होता है। पहले वर्ड जो है ना हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नॉट आता है। बाकी दो हैं, तीन हैं, चार उसके बाद आते हैं, वो आते रहेंगे। पहले वर्ड जो है ना हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप जिसमें दो से ज़्यादा हों, दो हों तो वो तो दरमियान में आ गया नॉट। अगर दो से ज़्यादा हों तो पहले वर्ड के बाद नॉट आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे वही हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, चूँकि यहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब है यानी शैल बी है, तो हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा है यानी पहला वर्ड है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो वो क्या की सेंस बन जाएगा, यानी सवालिया फ़िक्रे। अगर दो से ज़्यादा हों, जैसे अगर नेगेटिव बनाना है तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद नॉट आएगा, और अगर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना हो, सवालिया फ़िक्रे इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हों एक हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो वो सवालिया बन जाएगा। ठीक हो गया। शैल, यहाँ भी देखिए सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले शैल और विल मीन के स्टार्ट में आ जाता है, पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी, फिर उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर पे मफूल यानी ऑब्जेक्ट। शैल प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हेल्पिंग वर्ब आईएनजी वाली वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वो किताब पढ़ रहा होगा, ही की बात हो रही तो विल लगेगा, तो विल स्टार्ट में आ जाएगा। विल ही बी रीडिंग अ बुक। क्या वो स्कूल जा रहे होंगे, ज़्यादा हैं दे, तो इसमें विल आएगा। विल देखे स्टार्ट में है, विल दे बी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, विल, यू आएगा तो विल आ गया, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँगा, शैल आई बी स्पीकिंग द ट्रूथ। और अगर WH फैमिली से कोई हो, मतलब वर्ड आ जाए, यानी अगर क्या शुरू में ना हो, अगर शुरू में क्या है तो फिर तो विल मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। अगर शुरू में वर्ब नहीं है, वो क्या किताब वो स्कूल जा रहे होंगे, अगर क्या का सेंस सेंटर में आ जाए तो वो वर्ट आ जाता है ना, वर्ट, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे होगे। वर्ट और हेल्पिंग वर्ब वो सेम, ये जो तरीका ये सेम होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में ही आएगा। WH की फैमिली का जो भी वर्ड यूज़ होगा तो वो स्टार्ट में होगा, उसके बाद सेम जो भी सेंटेंस का तरीका है वो सेम होगा सवालिया का। ठीक है, सिर्फ वो WH वाली फैमिली स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे देखें क्या मैं सच बोल रहा हूँगा, शैल आई बी स्पीकिंग द ट्रूथ, आई के साथ शैल लगता है तो शैल स्टार्ट में,
फिर आई आया, फिर बी, फिर स्पीकिंग द ट्रूथ। अभी डियर स्टूडेंट देखें आप दोनों कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले जिस तरह हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चूँकि नेगेटिव है तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो दोनों के सेंटर में आएगा, मीन वही आ गया कि शैल पहला पार्ट बाहर आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद भी, क्योंकि दोनों के दरमियान में भी नॉट आएगा और दोनों वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट वर्ब बाहर आएगी, फर्स्ट वर्ड बाहर आएगा, ठीक है, स्टार्ट में। यानी शैल आ गया या विल आ गया स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे उसके बाद नॉट आया, फिर बी आया, फिर वर्ब बी वर्ब के साथ रहेगा। सेकंड पार्ट जो होता है या सेकंड वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी विद द वर्ब, ठीक होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये तो कुलिया भी फार्मूला प्रिंसिपल रूल कह लें। तो ये देखें सेकंड पार्ट जितने भी हैं वो वर्ब के साथ रहेगा, इन दोनों के दरमियान में कोई नॉट नहीं आएगा, उससे पहले आ सकता है, इनके दरमियान में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट जिधर मर्जी जाए, मीन्स वाली है तो वो फर्स्ट में आएगा, नहीं है तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा, हैड बीन था तो बीन के साथ वर्ब होती थी, बीन के बाद नॉट नहीं आता था, बीन से पहले नॉट आता था, ठीक है। ये सेम वही कुलिया है क्योंकि दो वर्ड्स है ना। क्या वो किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक, देखिए रहा होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, ठीक हो गया, तो ये थोड़ी मिस्टेक होगी। विल ही नॉट, ये देखें नॉट कहाँ पे आया, विल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही के साथ विल लगता है इसलिए विल आया, नॉट, और ये बी और रीडिंग यानी वर्ब के दरमियान नॉट नहीं आएगा, ठीक हो गया। क्या वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ज़्यादा है दे वी, विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक हो गया। ये देखें ये जो स्टूडेंट याद रखना है, जो सेकंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का होता है ना, यानी सेकंड वर्ड या लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब का जो होता है वो और वर्ब के दरमियान नॉट नहीं आता, ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में अगर दो से ज़्यादा हों या दो हों तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, देखिए ये फर्स्ट वर्ड है हेल्पिंग का, उसके बाद नॉट आया, नॉट तो फिर हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ना, वो तो स्टार्ट में नहीं आ सकता, तो हम इसको हेल्प, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो इसको हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमने स्टार्ट में लिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का रूल है, इंटेरोगेटिव का, कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा। सो चूँकि दो हैं तो इसलिए फर्स्ट हमने बाहर ले आए, ठीक हो गया। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँगा, शैल आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, शैल आई नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ, ये देखें बी और स्पीकिंग के दरमियान में नॉट नहीं आएगा, ठीक हो गया। इसका जस्ट एक नोट लिख लें कि कंटिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी और वेल बी, ठीक है, और इस जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उन सब में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो किसी किस्म को कोई भी डिफ़िकल्टी फील करें तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर और क्लास। सो ये आज था हमारी क्लास। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के शैल बी और विल बी। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि आई वुई के साथ हमेशा शैल आता है, विल नहीं आता। तो शैल के साथ बी है तो वो डेफिनेटली बी भी आएगा, मीन आई वुई के साथ शैल भी आएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ विल भी आएगा, ठीक है ना। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बस सिंपल इतना सा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर और मकसूद, और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह हम ये डिस्कस बार बार मैं आपको ये याद दहानी करवाता रहता हूँ कि फ्यूचर टेंसेस यानी आई वुई के साथ हमेशा शैल आएगा। बाकी सब जितने भी नाउन हैं उनके साथ, सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनके साथ विल आएगा। फिर ये क्या ऐड उसके साथ करते हैं वो टेंस के हिसाब से होता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड कौन सा ऐड होगा। जिस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस ने बी ऐड किया था, यानी शैल बी और विल बी था हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो आगे चल के हम देखेंगे। सो कंटिन्यूस टेंस में सिंपल टेंस, जो सिंपल फ़िक्रे बनाने का तरीका ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आई वुई के साथ शैल भी आएगा, बाकी सब के साथ विल भी आएगा। इस तरह नेगेटिव मतलब सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल आएगा, और फिर नॉट, और फिर बी। ये दो वर्ड से मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बना है। तो जब कभी भी दो या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलके हेल्पिंग वर्ब कोई भी बने, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो उनके जो पहला वर्ड होता है उसके बाद नॉट आता है, ठीक है ना। अगर तीन है तो पहले के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बाकी वाले दो आएंगे, ठीक है। और शैल नॉट भी आएगा, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसी तरह इंटेरोगेटिव के लिए शैल बी, जब दो वर्ड से मिलके कोई हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो जो पहला वर्ड होता है वो स्टार्ट में चला जाता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। यानी शैल बी है तो शैल बी और विल बी में से शैल और विल स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दूसरा वर्ड यानी बी आ जाएगा, फिर आईएनजी की फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसी तरह सवाली और मनफी दोनों यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे स्टार्ट में शैल बी विल बी आ जाएगा, सॉरी शैल और विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट। क्योंकि दो वर्ड्स हैं, दो के दरमियान में नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट पर नॉट लगेगा, और उसके बाद बी आ जाएगा, फिर आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इम्प्रूव कर सकें इंग्लिश। चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस भी हैं, टेंसेस की भी अभी चल रही हैं, बेसिक्स ग्रामर की भी हैं। मीन के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनका जानना ज़रूरी था, तो उनकी भी वीडियोस मैंने रखी हुई हैं, डाली हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लाइक ए क्लॉज, फ्रेज़ वो क्या है, सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो ये सारी चीज़ें, जीरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें चैनल पे पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलें जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल हैव और विल हैव आएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस में शैल बी और विल बी पढ़ा था हमने। परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव, यानी शैल और विल तो वही है और हैव उसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। किसी में कोई फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होती। परफेक्ट सब में जितने भी परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर के हैं, तो सब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। और सिंपल जो पास्ट है, सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, तो सिर्फ उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और कहीं भी यूज़ सेकंड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है।
चलें जी स्टार्ट करते हैं। तारीफ़ जो हम अपने तौर पे करते हैं उसका यही है कि कोई भी काम का करना होना सहना ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो, यानी मुस्तकबिल की बात होगी तो गा होगा, की, गा, गे, ये जिस सेंटेंस का भी एंड पे आएगा ना तो वो यही किया जाएगा एज्यूम कि ये फ्यूचर का है, लेकिन वो सेंटेंस पूरा देखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर का है कि ये नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा चुका होगा, यानी मुकम्मल की बात हो रही, चुके, चुका, चुके, ली, ये चीज़ें आ जाती हैं तो इट्स मीन काम मुकम्मल हुआ है। अब वो आगे वाले सेंटेंस का हिस्सा देखेंगे कि ये प्रेजेंट का है, अगर तो होगा चुका है तो प्रेजेंट का हो गया, अगर चुका था तो पास्ट का हो गया, अगर चुका होगा तो फ्यूचर का होगा। ठीक है, वो खाना खा चुके होंगे, उसने किताब पढ़ ली होगी, ये भी मुकम्मल हुआ, ली होगी ये भी एक मुकम्मल किया। ठीक है ना, ये चुका होगा, ली होगी, ये दोनों ही सेंस सेम दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे फ़िक्रों पहचान हम देखते हैं, ऐसे फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के वर्ड्स आते हैं लास्ट पे जितने भी सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल जा चुका होगा, वो खाना खा चुके होंगे, उसने किताब पढ़ ली होगी, उसने मैच देख लिया होगा, उसने वो ड्रामा देख चुकी होगी, तो ये चुका है, ली है, उसने उसको फ़ोन कर दिया होगा, कर लिया होगा, तो इस तरह के सेंस में ये आता है, मीन कि ये परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। जिस तरह परफेक्ट के दूसरे सेंटेंसेस हमने देखे, सेम वही इसका भी तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस का होगा। ठीक है ना, हर टेंस का अलग अलग है, पास्ट का हैड है और प्रेजेंट परफेक्ट का हैव और हैज़ है। यहाँ चूँकि हम शैल हैव और विल हैव पढ़ रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी, चाहे नेगेटिव हैं चाहे इंटरोगेटिव हैं, इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना, थर्ड ही फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट पे आईएनजी। जैसे पहले फ्यूचर के टेंसेस में भी यही बताया गया बार बार कि ये हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर के टेंस में आई हुई के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल, फिर उसके साथ जो कुछ भी ऐड हो हेल्पिंग वर्ब में, जैसे हैव, बी, तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन शैल हैव यानी शैल आई हुई के साथ शैल लगता है तो शैल हैव इसके साथ लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगता है तो वो विल हैव बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किताब पढ़ चुका होगा या उसने किताब पढ़ ली होगी। ठीक है, तो ये वो है, यानी वाहिद सिंगल ही की बात हो रही तो विल लगेगा, ही विल हैव रीड अ बुक। ठीक हो गया, वो स्कूल जा चुके होंगे, वो जा चुके होंगे, स्कूल ज़्यादा की बात हो रही, विल, दे विल हैव गॉन टू स्कूल। तुमने फुटबॉल खेल लिया होगा, यू विल लगता है, यू विल हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक हो गया, इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये देखें, विल हैव। ठीक है, हम सच बोल चुके होंगे, हम यानी वी, आई वी के साथ हमने पढ़ा कि शैल लगेगा। ठीक है, ये देखें शैल, तो यहाँ भी शैल लगेगा, वी शैल हैव स्पोकन द ट्रूथ। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं कि मनफी फ़िक्रे कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले फ़ाइल जिस तरह आता है और जिस तरह उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जहाँ पे मतलब दो वर्ड से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो यही याद रखिएगा, जब दो या ज़्यादा यानी एक हो तो फिर तो उसके बाद डेफिनेटली नॉट आ जाएगा, उसका तो हमने कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब दो वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, जैसे शैल हैव, विल बी या शैल बी, हैव बीन, हैज़ बीन, तो पहला जो वर्ड होता है उसके बाद नॉट आता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, पहले वर्ड के बाद नॉट आता है, या दो हों तो दोनों के दरमियान आ जाएगा, तो बात वहीं आ गई कि पहले वर्ड जो दो वर्ड या उससे ज़्यादा से मिल के हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो पहले वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का होता है उसके बाद नॉट आता है। ठीक है, तो इस फिक्र में, इस सेंटेंस में, इन टेंसेस में फ्यूचर सॉरी परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो थर्ड लगेगी, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव प्लस विल नॉट हैव, ये दोनों के दरमियान आया। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो किताब नहीं पढ़ चुका होगा, ही वो,
ही विल नॉट हैव रीड अ बुक, ठीक है, ये देखिए दोनों के दरमियान आया, सही है। वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव, दोनों के दरमियान, गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है जी, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे, यू विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, विल हैव के दरमियान नॉट आया, ठीक है, बाकी यू के साथ लगता ही विल है। हम सच नहीं बोल चुके होंगे, चुके होंगे फ्यूचर कंप्लीट हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो वही के साथ शैल आता है, तो ये शैल नॉट है, यानी दोनों के दरमियान नॉट आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव, सवालिया फ़िक्रे कैसे बनते हैं। जैसे भी कि वेल हमने जितने भी इंटेरोगेटिव पढ़े उसमें यही होता है कि जी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, और जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो वह हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाता है, दूसरा अपनी जगह पे रहता है, बाकी सेंटेंस उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी शैल और विल, ठीक है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब यही है, फिर उसके साथ एडिशन होती रहती है, हैव की, बी की, सो एंड सो। उसके बाद फाइल, और फिर क्योंकि दो वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा वर्ड आएगा, ठीक है, और इसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म, और आखिर पे मफूल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई हुई के साथ हमने पढ़ा है शैल आता है, ठीक है, बाकी सबके साथ विल आता है। शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव क्योंकि सेकंड वर्ड वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसने किताब पढ़ ली होगी, यानी कंप्लीट की बात, कंप्लीशन की बात कर रहा है कि वो पढ़ ली होगी, तो उसने एक की बात हो रही है, विल ही हैव रीड अ बुक, ये देखिए विल स्टार्ट में आ गया क्योंकि ही है, यहाँ ये दो सेंस दे रहा है, यहाँ शी भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसने, यहाँ आप दोनों सेंस इस्तेमाल सकते हैं, ही या शी, ठीक है, तो दोनों के साथ विल ही आता है। सो विल ही हैव, ये सेकंड पार्ट आ गया उसका हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, विल सब्जेक्ट के बाद दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है, विल ही हैव रीड अ बुक, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे, ज़्यादा है विल लगेगा, विल दे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक हो गया, यही कि विल स्टार्ट में आ गया और हैव सब्जेक्ट के बाद आ गया। क्या तुमने फ़ुटबॉल खेल लिया होगा, विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, ये देखिए विल स्टार्ट में आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद सेकंड पार्ट आएगा। सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो होता है हेल्पिंग वर्ब का, अगर दो से ज़्यादा हो या दो हो तो पहला सिर्फ वर्ड स्टार्ट में आता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, बाकी सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पे, और सेम बाकी तरीका सेंटेंस बनाने का। क्या हम सच बोल चुके होंगे, वही है तो शैल लगेगा, शैल वी हैव स्पोकन द ट्रूथ, ये देखें शैल के साथ आ गया वही और हैव, ठीक है। नेक्स्ट है जी सवालिया और मनफी फ़िक्रे, अगर ये दोनों बनते हो इकट्ठे तो हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट में, सवालिया जितने भी होंगे हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली स्टार्ट में आएगा, ठीक है, और शैल इसमें चूँकि शैल विल इस्तेमाल हो रहा है तो वो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद चूँकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, जब दोनों ही हम सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाएं तो शैल विल स्टार्ट में यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, बेशक उसका दूसरा पार्ट है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब चाहे एक पे आए, चाहे दो पे, चाहे चार, जितने भी वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब पे, एक वर्ड बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट आएगा, और बाकी अगर है तो नॉट के बाद आएगा अगर कोई हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का और है, चूँकि यहाँ हैव है तो इसलिए नॉट के बाद वो आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म और आखिर पे मफूल। आई हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल, ठीक है। शैल विल यानी स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद जब भी दोनों बनेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है, और फिर अगर कोई हिस्सा उसका बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का अगर दो हैं तो दूसरा हिस्सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, मीन नॉट के बाद, फिर थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में होती थर्ड फॉर्म है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका होगा, वो एक की बात हो रही है, विल ही नॉट हैव रीड अ बुक,
ये देखें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यानी विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मीन रॉन्ग, आप गलत मिस्टेक कर रहे हैं। सो जब भी कभी दोनों इकट्ठे बने सवालिया और मनफी तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है। क्या वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे? विल दे, ज़्यादा की बात हो रही तो विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आया, ठीक है। फिर उसके बाद हैव आया, हैव गॉन टू स्कूल, विल दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है जी, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे? विल यू नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो विल स्टार्ट में आ गया। अगर ना होता यानी सिर्फ नेगेटिव होता तो यू के बाद विल आता, फिर नॉट आता, फिर हैव आता, ठीक है। क्या हम सच नहीं बोल चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। और ये एक और चीज़ जो आप मिस्टेक ना कर पाएँ, क्वेश्चन मार्क्स लास्ट पे लाजमी लगाइएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वाले फ़िक्रे इंटेरोगेटिव होते हैं उनके बाद ये लाजमी होता है, ठीक है। इससे ही पता चल रहा होता है कि आप ये क्वेश्चन मार्क मीन कि आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये लाजमी लगाइएगा। तो शैल के साथ चूँकि वी के साथ शैल लगता है इसलिए हमने शैल स्टार्ट में लगा लिया, और फिर वही आया, फिर नॉट आया, फिर हैव आया, या नॉट के बाद दूसरा पार्ट आया स्पोकन द ट्रूथ। क्या हम सच नहीं बोल चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। नोट में है यहाँ परफेक्ट टेंस मीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो दो वर्ड पे मुश्तमिल है, शैल हैव एंड विल हैव, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जितने परफेक्ट उन सब में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास हमारी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे टेंसेस बनते हैं। परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शैल हैव एंड विल हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है परफेक्ट जितने भी टेंसेस सब में। सिंपल टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शैल हैव एंड विल हैव, इन दोनों में से कोई एक, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। हमने ये भी पढ़ा कि आई वी के साथ हमेशा शैल आता है, तो आई वी के साथ शैल हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव यानी मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, दो वर्ड्स हैं तो दोनों के दरमियान में नॉट आएगा, ठीक होगा। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आई वी के साथ वही शैल नॉट हैव, और बाकी सब के साथ विल नॉट हैव। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव यानी उसका सेकंड पार्ट या सेकंड वर्ड, और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। आई वी के साथ वही शैल आएगा, अगर आई वी आएंगे तो शैल स्टार्ट में आएगा, बाकी सब हो तो विल आएगा, बाकी सेम सब्जेक्ट के बाद हैव तो दोनों के साथ है, ठीक है। और अगर दोनों हो जाए यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रे सेंटेंसेस, तो सबसे पहले शैल विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जब भी दो फ़िक्रे हों, दो वर्ड से मिल के एक हेल्पिंग वर्ब बने, जैसे शैल हैव, शैल बी, तो इन दोनों के दरमियान में नॉट आता है, ठीक है। और अगर दोनों हों मीन कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और सेकंड जो वर्ड होगा वो उस नॉट के बाद आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास, ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बड़े ध्यान से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है गौर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं जहाँ पे दो वर्ड से मिल के बनता है ना हेल्पिंग वर्ब। सिंगल हो तो फिर तो उसमें इशू नहीं होता, स्टार्ट में ले आओ तो उसके बाद नॉट लगा दो, इस तरह। जब दो होते हैं तो फिर उनका नॉट और ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। जो आज हमारी क्लास है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर मुश्तमिल है। फ़िल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। हम इसको आज डिस्कस करेंगे, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, और शैल हैव एंड विल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स थे उसमें। और देखते हैं कि उसका ओवरव्यू सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सिंपल टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सिंपल टेंस थे उसका तरीका ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते थे, उसके बाद शैल हैव एंड विल हैव, इनमें से कोई भी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हमने फ्यूचर टेंस में बार बार मैंने ये रिपीट भी किया, बार बार दोहराया भी, पढ़ा भी, कि आई वुई के साथ हमेशा शैल लगता है। अगर उसके पास साथ कोई और वर्ब है, यानी और कोई वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में, जैसे है बी, तो वो उसके साथ आएगा डेफिनेटली। वो तो दोनों के साथ सेम होता है, शैल आई वुई के साथ और बाकी सब के साथ विल। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए शैल या विल ये स्टार्ट में आ जाता था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट यानी हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव फिक्रे बनाने हैं तो सबसे पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा, मीन शैल हैव के दरमियान या विल हैव के दरमियान, शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और अगर दोनों यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो शैल या विल स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। जब ये दोनों होते हैं मीन इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड तो स्टार्ट में आ चुका होता है। सो फर्स्ट पार्ट यानी पहला वर्ड आता है सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड नॉट आता है, उसके बाद सेकंड है वर्ड या थर्ड वर्ब जो भी है, बाकी जो बच जाता है हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा वो नॉट के बाद आता है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू discuss future perfect continuous tense, or we are going to going to read, study to check future perfect continuous tense फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उसको समझ सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चलें जी, और चैनल पर टेंसेस की वीडियोस भी डाली जा रही हैं, वोकैबुलरी की भी हैं, बेसिक्स कुछ ग्रामर के टॉपिक्स थे जैसे सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज़, उसके अलावा पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव, ये चीज़ें, इनके भी वीडियोस क्लासेस वहाँ पे पढ़ी आप वो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी सारी वीडियोस हैं वन बाय वन डिटेल्स में विद एग्जांपल्स, ठीक है। चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। फ़िक्रा वही बनाने का सब में सेम ही तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगी, यानी उसकी जो भी वर्ब बनती है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, थर्ड, आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसमें यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है, दो इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा उसमें विल हैव एंड शैल हैव इस्तेमाल होते थे, और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या कंटिन्यूस जो भी टेंसेस हैं उनमें आईएनजी की फॉर्म वर्ब वाली यूज़ होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, सिंस मखसूस वक्त का जिक्र हो तो सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे सुबह से, 2001 से, उसके अलावा दोपहर 2 बजे से, बचपन से,
इस तरह करके जो भी जहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट कोई मखसूस मिल जाए, तय्युन स्टार्टिंग पॉइंट का, तो उसके साथ सेंस लगता है। बाकी सबके साथ फॉर जो जनरल यूज़ होता है 10 सालों से, 10 साल कौन से नहीं पता किसी को, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास नहीं है, सो फॉर लगेगा। वो 10 दिनों से कौन से 10 दिन, 10 घंटों से कौन से नहीं पता, सो इस तरह फॉर लगेगा। ठीक है, चलिए इसकी पहचान देखते हैं। ऐसे फ़िक्रों यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैं उनके आखिर पे ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगे, एट्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं सेंटेंस के आखिर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाता रहा होगा, वो खाना खाते रहे होंगे, वो किताब पढ़ती रही होगी, वो मैच देखते रहे होंगे, हम मैच खेलते रहे होंगे। सो इस तरह के वर्ड्स जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। ठीक है, फ़िक्रा बनाने का तरीका जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे पहले फ़ाइल आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस का हो वो आता है, उसके बाद वर्ब जो भी इस्तेमाल हो रही होती है उसमें, चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है, मीन आईएनजी वर्ब की फॉर्म हो रही है, सो ये इस्तेमाल होगी, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ये देखिए, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस हैं हम बार बार ये रिपीट करते रहे हैं कि आई वी के साथ हमेशा शैल इस्तेमाल होता है। तो चूँकि यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तो आई वी के साथ डेफिनेटली फिर शैल हैव बीन आएगा। ठीक है, और बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा। ठीक है ना, और आईएनजी की फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखते हैं, वो सुबह से किताब पढ़ता रहा होगा। ठीक है, ही विल, ही है ना, ही विल हैव बीन, क्योंकि ही के साथ विल आता है तो है विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट आपको मखसूस मिला है मॉर्निंग, सो इसलिए आपने सिंस का यूज़ किया है। वो 10 साल से स्कूल जाते रहे होंगे। अब कौन से 10 साल हैं ये किसी को नहीं पता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिला। वो ये भी हो सकता है कि वो 19वीं सदी के 10 साल हों, 18वीं सदी के 10 साल हों, 15वीं सदी के 10 साल हों, 20वीं सदी के किसके हैं किसी को नहीं पता। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट आपको मखसूस नहीं मिला स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस पर फॉर यूज़ होगा। ठीक है, वो ज़्यादा हैं, होंगे ज़्यादा हैं तो विल आएगा, यानी दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट होता ना तो फिर सेंस आता। ठीक है ना, तो आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल इसमें होती है। ठीक है ना, तो विल हैव इस्तेमाल हुआ है, तो ये इस तरह ये सेंटेंस वो बनता है। ये ऊपर ना मेथड या रूल या फार्मूला भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तुम बचपन से फ़ुटबॉल खेलते रहे होगे, तो ये तुम आया तो विल यूज़ होगा। ठीक है, और बचपन यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला है, उसका बचपन एक ही है, वो पता है कि कहाँ कब बचपन था, सो सेंस आ जाएगा। ठीक है, और तुम के साथ विल आता है तो विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि बचपन की बात हो रही, स्टार्टिंग पॉइंट में मखसूस मिल गया, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। मैं 5 साल से सच बोलता रहा हूँगा। 5 साल कौन से नहीं पता, 5 दिन, 5 साल, 5 महीने, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट, सो इसलिए फॉर का यूज़ होगा यहाँ पे। चूँकि आई के साथ शैल लगता है इसलिए शैल हैव बीन लगेगा। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 5 ईयर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, मनफी फ़िक्रे बनाने का तरीका। मनफी फ़िक्रे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले डेफिनेटली जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो नॉट पहले हिस्से के बाद आता है, मीन पहले वर्ड के बाद नॉट आता है। ठीक है ना, 2 हों तो उनके दरमियान मीन डेफिनेटली फिर पहले वर्ड के बाद ही नॉट हुआ। सो यही फार्मूला रखें कि 2 एक से ज़्यादा अगर वर्ड्स पर मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब,
तो नॉट पहले वर्ड के बाद आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। चूँकि यहाँ पे 3 वर्ड से मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बना है, इसलिए पहले शैल विल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर दूसरा हिस्सा यानी हैव बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फेल की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव, फिर नॉट, ठीक है। शेल विल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सही होगा। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने इम्तिहान से किताब नहीं पढ़ता रहा होगा। जब उसके इम्तिहान हुए तब की बात हो रही, वो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ वो है, ही आएगा, ही के साथ विल आता है डेफिनेटली, फिर विल नॉट हैव बीन, ये पूरा बन गया नेगेटिव फिक्रे का हेल्पिंग वर्ब। ये विल के बाद नॉट आया, बाकी उसका हिस्सा ये आ गया, ठीक है। और फिर रीडिंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। किताब सिंस हिज एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम से, सो ये उसका पोजेसिव केस आ गया प्रोनाउन का। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस हिज एग्ज़ाम, ठीक होगा। वो 5 साल से स्कूल नहीं जाते रहे होंगे, ज़्यादा है तो दे आएगा, दे विल के बाद नॉट आता है, यानी पहले वर्ड के बाद हम नॉट लगाएंगे। विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, कौन से 5 साल, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आपको मिला स्टार्टिंग, सो इसलिए फॉर आएगा। तुम 2 महीनों से फुटबॉल नहीं खेलते रहे होंगे। 2 महीनों से कौन से, ये नहीं पता, स्पेसिफिक पॉइंट आपको स्टार्टिंग नहीं मिला, सो इसलिए फॉर का यूज़ होगा। यू के साथ विल आता है तो विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 months, 2 months। मैं सन 2001 से सच नहीं बोलता रहा हूँगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको सन उसने लिख दिया, ठीक है। तो ये इसलिए आपका सेंस यूज़ होगा। तो मैं आया तो शैल इस्तेमाल होगा, तो शैल के लिए आई शैल नॉट हैव बिन, शैल है तो शैल विल चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। तो द स्पीकिंग द ट्रूथ, आई शैल नॉट हैव बिन स्पीकिंग द ट्रूथ सिंस 2001, ये 2001 एक ही था, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिला, इसलिए यहाँ पे सेंस यूज़ हो गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले शैल यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, अगर एक वर्ड है तो वो एक ही बाहर आ जाएगा, मतलब स्टार्ट में आ जाएगा। अगर 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स हैं तो पहला वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब का वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। शेल विल है आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन यानी बाकी सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे, ठीक है। और फिर आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये देखें, शेल विल स्टार्ट में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसका सेकंड पार्ट यानी विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या वो शाम से किताब पढ़ता रहा होगा, शाम यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट इवनिंग आपको मिल गया, तो इसके लिए सेंस यूज़ होगा। और एक बंदा है तो विल होगा, वो है, इसके साथ विल आएगा ही के साथ। विल ही हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग, ठीक है। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ये लगाना नहीं भूलना जब भी इंटरोगेटिव हो, ठीक है। सिंस इवनिंग शाम है, सिंस आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, क्या वो 5 साल से स्कूल जाते रहे होंगे, नो स्पेसिफिक पॉइंट, सो इसलिए फॉर लगेगा। विल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, फिर हैव बिन आ गया। विल दे हैव बिन गोइंग टू स्कूल,
फॉर 5 years, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम बचपन से फुटबॉल खेलते रहे होगे? यू है, विल आएगा, यानी विल स्टार्ट में आ गया। विल यू हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए हमने सिंस लगा दिया यहाँ पे। क्या मैं 20 साल से सच बोलता रहा हूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसलिए फॉर यूज़ होगा। आई के साथ शेल लगता है तो शेल आई हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर 20 years, ठीक है, तो यहाँ फॉर का यूज़ हुआ और आई के साथ शेल लगता है, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी सवाली और मनफी, मीन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जितने सेंटेंसेस हैं ये लास्ट सेंटेंस है 12th, लास्ट जितने भी 11th हमने चेक किए, रीड किए, डिस्कस किए, पढ़े, समझे, उनमें यही हमने समझा कि अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब हो, मीन एक ही वर्ड पे मुश्तमिल हो तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो बाकी उसी तरह। अगर एक से ज़्यादा उसके वर्ड्स हों तो पहला वर्ड जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, जिस तरह क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। शैल विल स्टार्ट में आ गया, चूँकि इसमें शैल हैव बिन और विल हैव बिन इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आया शैल विल के बाद, फिर नॉट आया, ठीक है। कंटिन्यूस जितने भी सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है ना। या जहाँ दो वर्ड्स हों, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट ही आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी हिस्सा अगर हो हेल्पिंग वर्ब का तो वो लग जाता है, फिर आईएनजी की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म जो भी इस्तेमाल हो रही वो, और उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये देखें शैल हैव पहला हिस्सा स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, फिर बाकी हिस्सा जो उसका बच गया वो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो 30 दिसंबर से किताब नहीं पढ़ते रहे होंगे, ठीक है, ये ज़्यादा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। क्या वो, ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मीन कि वो एक की बात हो रही, वो पढ़ता रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये गाय, ठीक है, पढ़ता रहा होगा, पढ़ता रहा होगा, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे गाय है, ठीक है। तो एक ही बात हो रही है, ही आएगा, ही के साथ विल आता है, तो विल ही नॉट, यानी स्टार्ट में ये आ गया, फिर वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट, बाकी हिस्सा उसका उसके बाद आ गया हैव बीन, फिर सेंटेंस रीडिंग अ बुक सिंस 30th दिसंबर। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। क्या वो 5 साल से स्कूल नहीं जाते रहे होंगे, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है इसलिए फॉर का यूज़ होगा। विल दे नॉट हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। नेक्स्ट है जी, क्या तुम गर्मियों से फ़ुटबॉल नहीं खेलते रहे होगे, मीन गर्मियों के मौसम की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस समर, ये देखें विल स्टार्ट में आया, फिर यू आया मीन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट आया, ठीक है ना। जब दोनों हों नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो ये सेम रहेगा, मीन हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा अगर एक है तो एक वर्ड आएगा स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, और अगर कोई है बाकी हिस्सा तो उसके नॉट के बाद आएगा, ठीक है। और फिर प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग समर, बाकी जो तरीका है सेंटेंस बनाने का वही। क्या मैं बचपन से सच नहीं बोलता रहा हूँगा, शैल आई नॉट हैव बिन स्पीकिंग द ट्रूथ सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट इसलिए सिंस का यूज़ हुआ, और शैल आई का है इसलिए आई आया, इसलिए शैल का यूज़ होगा, क्योंकि आई वही के साथ शैल लगता है। तो इसमें एक नोट है, हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस, यानी इसकी बात हो रही है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, शैल हैव बिन और विल हैव बिन इस्तेमाल होता है, यानी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और आईएनजी की जितने भी कंटिन्यूस टेंसेज हैं सब में आईएनजी की फॉर्म
फर्स्ट वर्ब के साथ। डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको ये ज़्यादा रवानगी के साथ बोलने की या लिखने की या समझने की आपको एक आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दे, ताकि आपका जब कभी भी कोई बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर या कुछ भी रीड कर रहे हो, तो इस तरह का सेंटेंस आए तो आपको समझ आ जाए कि ये वो वाला है, मीन के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, टेंसेस की पहचान हो जाएगी। ठीक है ना। अपने तौर पे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सरसाइजेज़ भी इनकी बनाएं हम, एक हर टेंस की एक वीडियो एक्सरसाइज पे हो मुश्तमिल, और वो भी अपलोड करूँ इंशाल्लाह। वो भी जल्द अपलोड हो जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस लाजमी जारी रखिएगा, क्योंकि मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे तो आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आपके लिए ईजी होगा। ठीक है। तो आज का जो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और आईएनजी की वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है, और सिंस और फॉर का यूज़ होता है। यहाँ पे कोई स्टार्टिंग स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाए आपको टाइम का, वर्क का, तो सिंस इस्तेमाल होता है। अगर ना हो, जनरल बात हो रही हो टाइम की, तो फॉर इस्तेमाल होगा। ठीक है। सिंपल टेंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, उसके बाद आईएनजी की वर्ब फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर का यूज़, और उस हिसाब से टेंस में जो भी यूज़ हुआ है लास्ट पे वो। आई वुई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, इसलिए आई वुई के साथ शैल हैव बीन आएगा, बाकी सब के साथ विल हैव बीन आएगा। ठीक होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव बिन के दरमियान में मीन, पहला वर्ड शैल विल है तो उसके बाद नॉट आएगा, यानी शैल नॉट हैव बिन आएगा या विल नॉट हैव बिन आएगा। फिर आईएनजी की फॉर्म वर्ब की यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज़, और उस हिसाब से सेंटेंस। आई वी के साथ शैल नॉट हैव बिन आएगा, बाकी सब के साथ विल नॉट हैव बिन आएगा। क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसका सेकंड पार्ट मीन हैव बीन आ जाएगा, फिर आईएनजी की वर्ब फॉर्म और सेंस और ऑब्जेक्ट, फिर सेंस का इस्तेमाल, फिर उस हिसाब से सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव और दोनों हो जाए तो उसका भी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है फॉर्म्स, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट पे फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का यूज़। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास। आई होप आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हमारी टेंसेस की सीरीज़ चल रही है, कंप्लीट हो गए हैं 12 टेंस, और आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी फ़िल अमर या हुक्म या फ़िक्रे। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इसकी पहचान कैसे है, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ये हम आज की क्लास में सारा डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ेंगे। लास्ट हमने किया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें पहचान ये थी कि लास्ट पे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट, उर्दू के सेंटेंस के लास्ट पे ता रहा होगा, ते रहे होंगे वगैरह वगैरह आते थे, और उसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे, शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब थे, और आईएनजी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती थी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता था। सिंस स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट जो टाइम का है उसके लिए इस्तेमाल होता था, और फॉर जो है वो जनरल यूज़ होता था जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट टाइम का नहीं होता था। उसके फ़िक्रे सेंटेंसेस किस तरह बनाते थे? सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, उसके बाद विल हैव बीन,
या शैल हैव बीन। फिर आईएनजी की वर्ब फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर का यूज़। हमने फ्यूचर सेंटेंसेस में ये पढ़ा कि आई वी के साथ सिर्फ शैल आता है, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल आता है। जो भी कोई सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन नाउन कुछ भी हो, आई वी के अलावा बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ विल आएगा। तो इसमें शैल के साथ ऐड हुआ है हैव बीन, तो वो शैल हैव बीन आई वी के साथ आएगा और बाकी सब के साथ विल हैव बीन आएगा। इसी तरह उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम विल या शैल इसको स्टार्ट में ले आते थे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और फिर ऑब्जेक्ट आईएनजी की वर्ब फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हम फिर आगे सेंस फॉर का इस्तेमाल होता था। इसी तरह नेगेटिव फिक्रे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। जब भी दो से ज़्यादा यानी एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ड पर मुश्तमिल हो, तो उसके बाद तो डेफिनेटली नॉट आएगा। अगर एक से ज़्यादा हो तो जो पहला वर्ड है उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। आगे फिर जितने भी उसका बाकी पार्ट है वो नॉट के बाद आएगा। जैसे शैल हैव बीन है तो शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन आएगा, ठीक है ना। विल नॉट हैव बीन, फिर आईएनजी की वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर का यूज़। तो इस तरह हम वो सेंटेंसेस बनाते थे। आज हमारी क्लास वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस imperative sentences or we are moving towards imperative sentences। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, वीडियो सारी देखनी क्योंकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे दरम्यान में डिस्कस हो जाते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ताकि वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, फ़िल अमर या हुक्म या फ़िक्रे। इसकी तारीफ़ जब हम यूँ कर सकते हैं जब हम कोई दरख्वास्त, मशवरा, हुक्म या कोई हिदायत देते हैं तो हम इम्पेरेटिव मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हुक्मिया मोड का, अमर। और यही इम्पेरेटिव मोड का इस्तेमाल करने से जो जुमले बनते हैं इन्हें इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस और उर्दू में फ़िल अमर या हुक्म या फ़िक्रे कहते हैं। किसी को कोई मशवरा करना हो, दरख्वास्त डायरेक्ट करनी हो, डायरेक्ट किसी पर्सन को, या हुक्म कोई देना हो कि ये करो वो करो, या कोई हिदायत कि ये ना करो ऐसा नहीं करते, तो इस तरह के जो भी इम्पेरेटिव मोड इस्तेमाल होता है तो उन्हीं सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फ़िक्रे बनाने का तरीका, फ़िल अमर या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले बनाना बहुत आसान है। इन जुमलों में फ़ाइल मुखातिब होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना वो जिससे बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, यानी सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो आप खुद हो गए ना, सेकंड पर्सन वो है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मुखातिब है, वो यू होता है, सेकंड पर्सन यू है। बाज़ औक़ात ये छुपा होता है और इसका जिक्र नहीं करते, समटाइम्स बल्कि मोस्टली हम यू फ़िल अमर में नहीं यूज़ होता, ठीक है ना। लेकिन उसका मतलब यही होता है यू, कि आप अपने मुखातिब वाले को कह रहे हैं, जो आपके सामने खड़ा है, आप सेकंड पर्सन है, उससे आप बात कर रहे हैं, तो यू नहीं कहते, डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। तो इसका बनाने का तरीका कि वर्ब आती फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कम्प्लीमेंट है या कुछ भी है तो वो उसके बाद आता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब आती सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कहना हो कि सो जाओ किसी को कि यार सो जाओ, तो हम तुम तो नहीं कह रहे ना, हम जस्ट कहेंगे स्लीप, ठीक है। तो ये जो है ये हुक्म मुखातिब को ही दिया जा रहा है, ये जो सो जाओ। लेकिन इस जुमले का इज़हार इस तरह तो नहीं कर सकते ना, तुम सो जाओ, यू स्लीप, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म होती ना, यू इस्तेमाल नहीं होता। जो आपके सामने है अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो इट्स मीन आप डेफिनेटली उसी से बात कर रहे हैं, जो भी कहेंगे उसी को कहेंगे। सो
हुक्मिया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यही चीज़ होती है कि यू का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हालांकि इस तरह कहना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आम तौर पर फ़ाइल का जिक्र नहीं करते, मतलब सब्जेक्ट नहीं होता या यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये खुद बहुत समझ में आ जाता है। इसलिए हम इस तरह कहने के बजाय यू स्लीप इस तरह कहते हैं स्लीप, कि तुम सो जाओ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। अब यू ओपन द डोर, तो अब जो मेरे सामने मैं उसी को कहूँगा ना दरवाज़ा खोलो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गायब है, मतलब दूसरे घर पे खड़ा है या घर से बाहर है, उसको तो नहीं मैं कहूँगा यार दरवाज़ा खोलो। जो मेरे सामने मुखातिब है मैं उसी से बात कर रहा हूँ। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेकंड पर्सन ही होता है। जो आपके सामने होता है, जो आपका मुखातिब होता है, ये उसका मतलब यही होता है कि आप उसी को ही कह रहे हैं। ओपन द डोर, यहाँ यू या कह लें यू का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। पानी पियो, ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक वाटर। सो ये सिंपल इसी तरह सेंटेंसेस है, इसमें यू तो नहीं। अब मैं किसी को अगर पानी पेश कर रहा हूँ तो उसको कहूँगा ये लीजिए पानी पीजिए, ड्रिंक वाटर, या पानी पियो, मतलब इस तरह के वर्ड्स में आ जाता है। नेक्स्ट है जी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका तरीका आगे कोई है वो कम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स और देखते हैं। खत लिखो, राइट अ लेटर। सच बताओ, टेल द ट्रूथ। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अपने हाथ धो, या अपने हाथ धो लो, या अपने हाथ धो लीजिए, वॉश यूर हैंड्स। अब यहाँ से भी देखो, जो पोजेसिव केस आता है ना वो यही आता है, यूर, ठीक है। वॉश यूर हैंड्स, तो ये यूर आता है, हिज हिम ये कोई भी नहीं आता, सिर्फ यूर आता है। जब भी पोजेसिव केस यूज़ करते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन का, तो यही आता है। तो ये इन सेंटेंसेस में देखें, राइट अ लेटर, मैं मेरे सामने कोई है, मैं उसी को कह रहा हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे को तो नहीं कह रहा। टेल द ट्रूथ, सेकंड पर्सन ही, इससे पता चल रहा है कि आप किसी मुखातिब है कोई, उससे आप बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये करें। मनफी फ़िक्रे बनाने से, अगर इन जुमलों की नफ़ी बनानी हो, यानी किसी को किसी काम से रोकना हो, जैसे हम नहीं भी कहते हैं, तो फ़ेल की पहली शक्ल से पहले डू नॉट या उसकी एब्रीविएशन डोंट ये लगा देते हैं। सिंपल नॉर्मल है तो ओपन द डोर, ठीक है। अगर मैं कहूँगा दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, या डू नॉट ओपन द डोर। एग्जैक्ट वर्ड ये है डू नॉट, लेकिन उसकी कह लें कि कंट्रैक्शन मुखफ़्फ़ डोंट है, ठीक है ना। उसको शॉर्ट करके डोंट कर दिया गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मत पूछो, डू नॉट आस्क या डोंट आस्क। मत पूछो, रोक रहे हैं ना काम से, करियर ये ना करो, तो डोंट आ गया। उसे मत बताओ, डोंट टेल हिम या डू नॉट टेल हिम। ये रोका जा रहा है ना कि उसे मत बताओ, नहीं बताना उसे, ये रोका जा रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसके स्टार्ट में डू नॉट या नॉट, डोंट या डू नॉट, ठीक है। सम एग्जांपल्स देखते हैं। उसे मत बुलाओ, डू नॉट कॉल हिम, ठीक है। डोंट कॉल हिम या डू नॉट कॉल हिम, ठीक है। उसे पेन मत दो, मतलब मैं मना कर रहा हूँ कि ये ना काम करो, डू नॉट गिव हिम पेन, ठीक है ना। डोंट गिव हिम पेन। यहाँ मैं डोंट यूज़ कर रहा हूँ, अब डू नॉट बेसिक वर्ड डू नॉट है, अब डोंट भी यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो चाहें आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है जी, जूस मत पियो, मैं उसको रोक रहा हूँ कि जूस नहीं पीना, तो डू नॉट ड्रिंक जूस या डोंट ड्रिंक जूस। अंदर मत आओ, मैं उसको मना कर रहा हूँ कि अंदर मत आओ, वैसे तो कि अंदर आओ, कम इन, तो यहाँ आ गया डू नॉट कम इन, ठीक हो गया। इसका इस्तेमाल फ़ेल अमर का कहाँ कहाँ किया जाता है। यूजेज ऑफ इम्पेरेटिव टेंस, हुक्म देने के लिए, किसी को कोई हुक्म देना हो तो वहाँ भी ये यूज़ होता है, ठीक है, कि हुक्म देना, अमर देने के लिए यूज़ होता है। स्कूल जाओ, हुक्म दिया जा रहा है, गो टू स्कूल। सच बताओ, टेल द ट्रूथ। खाना पकाओ, कुक द फूड, ठीक है। ये हुक्म देने के लिए, ये मैं हुक्म दे रहा हूँ कि जाओ स्कूल जाओ, हुक्म दिया जा रहा है। टेल द ट्रूथ,
हुक्म भी दिया जा रहा है। कुक द फूड, हुक्म दिया जा रहा है कि खाना पकाओ। फिर दूसरा इसका यूज़ है किसी को एडवाइस करना या कोई वार्निंग करना कि ये काम ना करो। एडवाइस के तौर पे भी कहा जा सकता है कि यार ये ना करो आप काम, ठीक है, नुकसान हो सकता है। जैसे टीचर्स वगैरह को एडवाइस करते हैं कि यार स्कूल से बाहर ना जाओ, क्लास मिस ना करो, तो वो एडवाइस कर रहे होते हैं। वार्निंग नॉर्मल बना था कि ये ना करो अदरवाइज़ ये हो जाएगा। सो इस तरह के सेंटेंसेस में भी इम्पेरेटिव्स यूज़ होता है। स्कूल मत जाओ, ये वार्निंग दी जा रही है। डू नॉट, डोंट और डू नॉट गो टू स्कूल। झूठ मत बोलो, ये एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है। डू नॉट लाई, दूसरों पे जुल्म मत करो, एडवाइस, ठीक है। डू नॉट ऑप्रेस अदर्स या डोंट ऑप्रेस अदर। नेक्स्ट इसका यूज़ है जी रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। पहला ऑर्डर, फिर एडवाइस या वार्निंग, फिर रिक्वेस्ट दरख्वास्त करने के लिए भी यूज़ होता है। बराए करम मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, प्लीज़ फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दरख्वास्त की जा रही, प्लीज़ आ गया तो डेफिनेटली पता चल गया दरख्वास्त की जा रही। बराए करम अपनी किताब मुझे देना, प्लीज़ गिव मी बुक, या प्लीज़ गिव मी योर बुक, या योर मिस हो गया, गिव मी योर बुक। बराए करम मेरे साथ आना या मेरे साथ आओ, प्लीज़ कम विद मी। प्लीज़ का वर्ड आया, इससे पता चला रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये कम विद मी, ये डेफिनेटली मैं मुखातिब को ही कह रहा हूँ, ठीक है, यानी यू सेकंड पर्सन। नेक्स्ट इसका है किसी को इनविटेशन देने के लिए, कोई पेशकश, कोई ऑफ़र, इनविटेशन देने के लिए किसी को। कुछ केक लीजिए, ये मज़ेदार है, ये मैं पेशकश कर रहा हूँ कि ये मीन कि मेरे हाथ में, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये ले लीजिए, ये मज़ेदार है केक। हैव सम केक, इट्स डिलीशियस, हैव से यूज़ होता है, ठीक है। हैव सम केक लीजिए, इट्स डिलीशियस, ये मज़ेदार है। बैठ जाइए, हैव अ सीट, ठीक है। कुछ खाना लीजिए, हैव सम फूड, लीजिए। खाना खाइए होता है तो ईट द फूड, ईट सम फूड वगैरह, तो ये खाना लीजिए, ये पेशकश की जा रही है, ठीक है ना। खाना खाइए, ईट द फूड, वो हुक्म में चला जाता है या एडवाइस या उन चीज़ों में चला जाता है। ये तो है कि लीजिए, खाना लीजिए। हैव सम फूड, ये मैक्सिमम हैव यूज़ होता है जब हम इनविटेशन दे रहे होते हैं कोई। नेक्स्ट है जी कोई इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देने के लिए कोई कि ये करो, कोई इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्ट करना कि ये करो, इस तरह करो, कोई तरीक़ाकार वगैरह, इस तरह चीज़ें बताने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देख लेते हैं, एग्जांपल से सही समझ आ जाती। पैकिंग खोलो, रिमूव द पैकिंग, ये मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना, कि यार ये करो, ठीक है ना, ऊपर खड़े होके। नीला डब्बा खोलो, पहले पैकिंग रिमूव की, फिर नीला डब्बा खोलो, ओपन द ब्लू बॉक्स, ठीक है। सिर्फ जहाँ प्लीज़ वाला वर्ड आएगा तो वो रिक्वेस्ट के लिए है, और जब हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, कोई चीज़ पेशकश कर रहे हैं, तो वो हैव आएगा स्टार्ट में, ठीक है, बाकी नॉर्मल है। दोनों तारों को मिला दो, डब्बा खोलो, दोनों तारों को मिला दो, कोई काम की इंस्ट्रक्शन दी जा रही कि ये काम करो, ठीक है। कनेक्ट बोथ वायर्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बहुत इजी है। सबसे सेंटेंस, सबसे जितने भी हमने 12 टेंसेस पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा इजी ये वाला टेंस है। मेरे लिए कुछ अच्छा सा पका दो, ये भी कुछ एग्जांपल्स मिक्स्ड होंगी, ठीक है। कुक समथिंग गुड फॉर मी, ये अब बड़ा सेंटेंस आ गया यहाँ तक। गुड समथिंग, कुछ पका दो, गुड फॉर मी, अच्छा सा मेरे लिए। रात को मुझे कॉल मत करो, ये एडवाइस भी की जा रही है, ठीक है, कि रात को कॉल नहीं करना। डोंट कॉल मी एट नाइट, डू नॉट कॉल मी एट नाइट। डोंट या डू नॉट ये आप कर सकते हैं, या रोका जा रहा है काम से, ठीक है। रात के वक्त वहाँ अकेले मत जाओ, ये भी रोका जा रहा है।
नेगेटिव सेंटेंस डोंट गो देयर अलोन एट नाइट, ये एडवाइस भी की जा रही है क्योंकि वहाँ ख़तरा होगा, इसलिए उसको मना किया जा रहा है। यहाँ जल्दी से आओ, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि कम हेयर फास्ट या हुक्म दिया जा रहा है कम हेयर फास्ट। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो किसी काम के सिलसिले में होती हैं कि ये काम कर दो, ओपन कर दो, खोल दो, बंद कर दो, तो वो चीज़ है। तो नॉर्मल ये हुक्म है कम हेयर फास्ट, जल्दी आओ यहाँ। अजनबियों से कभी खाना मत लेना या लो, ये रोका जा रहा है, एडवाइस की जा रही है या वार्निंग की जा रही है, ठीक है। नेवर टेक फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ठीक है। फिर सेंटेंस उस हिसाब से नेवर है, नो है, क्योंकि डू नॉट है, कभी भी ये बात हुई तो फिर नेवर डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट है जी मुझे अपना नाम बताओ, जो उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपना नाम बताओ। टेल मी योर नेम, मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर, ठीक है ना, मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर। दफ्तर आओ, कम टू ऑफिस, ठीक है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है कि दफ्तर आओ। अपने मुखालिफ को कभी मत समझना, ये एडवाइस की जा रही है, ठीक है, या वार्निंग। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, ठीक है ना, कभी भी मत समझना मुखालिफ को, कम मत समझना, ठीक है। ज़रूरतमंद की मदद करो, हेल्प द नीडी, ये एडवाइस की जा रही है, ठीक हो गया, कि हेल्प करो, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की मदद करो। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल से सेंटेंसेस हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बाकी इसके यूजेज वगैरह या बाकी जो डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिंपल है कि आपने फर्स्ट सबसे पहले बनाने का तरीका है कि आपने वर्ब लगानी है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या कह लें कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी हैं वो लगाने हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या डोंट आएगा। इसका यूजेज हमने देखा कि सबसे पहले जो ऑर्डर देने के लिए किसी को ऑर्डर देना कि ये काम करो तुम। दूसरा देखा हमने वार्निंग या एडवाइस के लिए, कोई नसीहत करने के लिए, कोई वार्निंग देने के लिए। तीसरा हमने देखा इनविटेशन के लिए, यानी पेशकश कोई करना कि कोई पेशकश कर रहे हैं उसके लिए। और फोर्थ वन देखा हमने हिदायत, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ठीक होगा। जो बाकी यूसेज वगैरह या बाकी जो चीज़ें रहेगी वो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें करेंगे। तो सेंटेंसेस जिसने नहीं देखे सेंटेंसेस की वीडियोस वगैरह, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो स्पीकिंग इंग्लिश है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि सेंटेंसेस के हिसाब से ही आप बोलते हैं, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। बेशक रॉन्ग ही प्रैक्टिस क्यों ना हो जाए, तब भी कीजिए ज़रूर, क्योंकि जहाँ गलती होगी तो आप पूछेंगे तभी आपकी गलती क्लियर होगी, ठीक होगा डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ उसके यूजेज चेक किए कि किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ऑर्डर में इस्तेमाल होता है, ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा इन्विटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और वार्न या एडवाइस करने के लिए। ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। ये सेकंड पार्ट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट में हम कुछ और यूजेज देखेंगे और इसका तरीक़ाकार भी देखेंगे कैसे बनता है। चलें जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। जिसने फर्स्ट जो पार्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फ़िक्रे का, वो नहीं देखी वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और वहाँ से देख सकते हैं। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर सेकंड देखिए, ताकि आपको एक तरतीब वाइज सारी समझ आए कि क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं और एग्जांपल्स वगैरह भी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की हमने तारीफ़ देखी फर्स्ट पार्ट में भी कि
जब हम किसी को कोई दरख्वास्त, मशवरा, कि हुक्म या कोई हिदायत देने के लिए इम्पेरेटिव मोड यूज़ करते हैं, तो यही इम्पेरेटिव मोड का इस्तेमाल करने से जो जुमले बनते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या हुक्मिया फ़िक्रे कहलाते हैं। ठीक हो गया। फ़िक्रे बनाने का तरीका, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाने का बहुत सबसे ज़्यादा आसान यही है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है और इसका सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है, यानी यू होता है। वो नॉर्मली नहीं लिखा जाता। वर्ब की पहले फॉर्म आती है, फर्स्ट सिंपल फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स जो भी है वो बाद में आते हैं, वर्ब की सिंपल फॉर्म। और फॉर एग्ज़ाम्पल सो जाओ, अगर कहना हो सो जाओ, स्लीप, तो ये ठीक है, लेकिन हम मुखातिब को ही कह रहे हैं, इसका मतलब यही कि हम मुखातिब को कह रहे हैं। और इस तरह नहीं कहा गया कि तुम सो जाओ, यू स्लीप, इस तरह हमने नहीं कहा, हमने कहा स्लीप यानी सो जाओ। इस मीन मैं उसी को ही, तुम को ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुखातिब जिसको है वही इसका सब्जेक्ट होता है और उसको मेंशन नहीं किया जाता। दोनों फ़िक्रे ठीक है, ये नहीं कि दोनों यू वाला गलत है, तो लेकिन इस्तेमाल इस तरह ही होता है कि आप सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ये मैं मुखातिब को ही कह रहा हूँ, जो मेरे सामने है उसी को कह रहा हूँ कि भाई दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है। पानी पियो या पानी पी लीजिए, ड्रिंक वाटर। ठीक है ना, इस तरह की ये एग्जांपल्स हैं। और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्ब की सिंपल फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट या जो चीज़ें हैं वो उसके बाद सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। राइट अ लेटर, ख़त लिखो, सच बताओ, टेल द ट्रूथ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। देखिए ये भी वर्ब पहले आई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अपने हाथ धो लीजिए, वॉश योर हैंड्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मनफी फ़िक्रे बनाने से के लिए जो वर्ब आपने यूज़ की उससे पहले डू नॉट या डोंट ये लगा देते हैं, तो वो मनफी फ़िक्रा बन जाता है। मनफी डेफिनेटली किसी को कोई चीज़ ना करने के लिए कहना या उसको रोकना किसी काम से कि ये मत करो, ये ना करो, तो इस सेंस में होता है, तो वो डू नॉट है। बेस जो एग्जैक्ट वर्ड वो डू नॉट है, हम डोंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, मीन मुखफ़फ़ है, छोटा करके उसको लगाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मत पूछो, डोंट आस्क या डू नॉट आस्क, उसे मत बताओ, डू नॉट टेल हिम, डोंट टेल हिम। ठीक है, इस तरह ये है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसे मत बुलाओ, डू नॉट या डोंट कॉल हिम, उसे पेन मत दो, डोंट गिव हिम पेन, जूस मत पियो, डोंट ड्रिंक जूस या डू नॉट ड्रिंक जूस, अंदर मत आओ, डू नॉट कम इन या डोंट कम इन। अच्छा जी बाज़ बात आपने सेंटेंसेस इम्पेरेटिव वाले देखे होंगे जिनमें डू का यूज़ किया जाता है, स्टार्ट में डू लगाया जाता है, सिंपल डू। तो ये क्यों लगाया जाता है ये भी हम देखते हैं। अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया फ़िक्रे या फ़िल अमर के पहले डू बढ़ा दें या एडिशन कर दें डू बाकी सेम, तो इससे दरख्वास्त, माज़रत या माफ़ी में ज़्यादा ताकीद हो जाती है। किसी को दरख्वास्त करना, किसी चीज़ की माफ़ी मांगना या माज़रत करना, उसकी वो पहले भी कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मल हम करें दरख्वास्त प्लीज़ डू इट, तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी ताकीद और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें शाइस्तगी आ जाती है अगर हम डू लगाते हैं तो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैठ जाओ, डू टेक सीट, कि प्लीज़ बैठ जाइए, मुझे माफ़ कर दें, मेरा मतलब आपको नाराज़ करना नहीं था, डू फॉरगिव मी। ये ज़्यादा पोलाइटली हम उसको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए और ताकीद कर रहे हैं कि प्लीज़ ज़रूर माफ़ कीजिए। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, नाराज़ करना या बुरा आपको लगे ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। शोर कम करने की कोशिश करें, ये रिक्वेस्ट भी की जा रही कि प्लीज़ शोर कम करें या उसको दरख्वास्त की जा रही, तो डू ट्राई टू कीप द नॉइज़ डाउन। ठीक है, डू लगाया उससे ज़्यादा शाइस्तगी, ताकीद आ गई कि ज़रूर ये चीज़ करें। ठीक है, तो डू ताकीद करने के लिए, दरख्वास्त, माफ़ी या किसी चीज़ से हम माज़रत कर रहे हैं तो उसमें शाइस्तगी एक तो सेंटेंस में आ जाती डू लगाने से, दूसरा उसकी ताकीद हो जाती कि ये ज़रूर करें मुझे। ठीक है। इंटेरोगेटिव फ्रेजेस भी यूज़ होती हैं। ठीक है,
वो कैसे इस्तेमाल करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अभी वो हम देखते हैं। डू का हमने देख लिया। डू बहुत पोलाइटली भी यूज़ होता है, आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ सवालिया फ़िक्रे भी क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ समटाइम्स ये क्वेश्चन टैग्स भी लगते हैं, ठीक है। उसे मत बताना, बताओगे मीन आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क्स या क्वेश्चन टैग के तौर पे एज ए कि क्या तुम बताओगे, मीन पूरा बनता है क्या तुम बताओगे, तो क्या वैसे क्वेश्चन टैग में तो क्या नहीं आता ना, तो बताओगे, उसे मत बताना, बताओगे, ये पूछा जा रहा है क्या तुम बताओगे। टू नॉट या डोंट टेल हर या टेल हिम, विल यू, क्या तुम, तो जब ये विल यू आ जाता है ना तो आगे जो वर्ब होती तो वो वर्ब यही वाली होती, ठीक है ना, बाकी सेंस यही वाला होता है। ये जो पीछे सेंटेंस में जो इसके पीछे चल रहा होता है ना वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो इसके साथ ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है ना। सेंस में हम बोलते तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट टेल हर, उसे मत बताना, ठीक है ना, सिंपल ये होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ विल यू टेल हर, अब ये विल यू मैंने कहा है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली ये सेंस में ये लग जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब विल यू का मतलब यही है कि विल यू टेल हर, क्या तुम उसे बताओगे, यानी पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम करोगे ऐसा। सो क्वेश्चन टैग्स में हमेशा शॉर्ट इस्तेमाल होता है, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो और सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी जो सेंस होता है, बाकी जो सेंटेंस होता है यानी वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह, वो जो लास्ट जिस सेंटेंस के साथ ये लगा होता है ना उसी सेंटेंस का सेंस लेता है, ठीक है। वर्ब भी उसी सेंटेंस की लेगा, मीन के लिखेंगे तो नहीं हम, ना बोलेंगे, या बोलेंगे भी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसका सेंस वो खुद ले रहा है क्योंकि साथ उसके अटैच है। ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। ये कॉमा लगा है यानी ये एक ही सेंटेंस है, फुल स्टॉप नहीं लगा। फुल स्टॉप लगता तो नेक्स्ट जो विल जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस होता। ठीक हो गया। मीन के जो सेंटेंस में यूज़ हुई है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी इस्तेमाल हुआ है, सॉरी वर्ब हुआ है, तो वो जो अब अगर क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो उसमें भी डेफिनेटली उसी का ही सेंस आएगा, ठीक है ना, उसी वर्ब का। टेल यूज़ हुआ तो टेल ही इधर आएगा, विल यू टेल, क्या तुम बताओगे। सो सेंस वही इस्तेमाल होता है जबकि लिखा नहीं जाता क्वेश्चन टैग में, ठीक है। यानी देखिए उसने कहा है कि उसे नहीं बताना, ठीक है ना, विल यू, क्या तुम, तो ये बताने वाली ही वर्ब आगे आएगी, ठीक है ना। इसमें जो वर्ब यूज़ होगी क्वेश्चन टैग में वो वही होगी जो पीछे चल रही होगी, लिखते नहीं है लेकिन समझने या बोलने में वो यूज़ वही होगी, सेंस वही वाला होगा, बताओ वाला, ठीक है ना। डोंट टेल हर, उसे मत बताओ, ठीक है। विल यू, क्या तुम बताओगे। सो यही सेंस, ये जो लास्ट चल रही होती वर्ब ये वाली चलती है, ठीक है। मेरी मदद करोगे, करोगे ना पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हेल्प मी, मेरी मदद करो। विल यू, तो चूँकि पीछे हेल्प की बात हो रही है तो यहाँ पे भी वर्ब हेल्प ही यूज़ होगा क्वेश्चन टैग में भी। मीन लिखते नहीं है, यूज़ नहीं करते, सेंस वही वाला होगा, ठीक है। यानी हेल्प की बात हो रही तो यहाँ भी डेफिनेटली हेल्प की ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यू के आगे हेल्प आएगा वर्ब। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। सो हम जब क्वेश्चन टैग होता है तो वो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं होता, सेंटेंस नहीं होता। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए वो सिंपल क्वेश्चन टैग होता है। जो वर्ब उसमें यूज़ होगी या जो सेंस इस्तेमाल होगा वो जो जिस सेंटेंस के साथ वो लगा होगा वो वाला सेंस इस्तेमाल होगा, वो वाला समझ लें कि वही वर्ब वो आप लेंगे इसको पूरा सेंटेंस करने के लिए। डू नॉट टेल हर, तुम उसे मत बताना। विल यू, क्या तुम, ये टेल ये वाला ले लिया, टेल हर, क्या तुम उसे बताओगे। तो ये पूछा जा रहा है इसलिए ये क्वेश्चन टैग है, इसमें वर्ब यूज़ नहीं होती। वर्ब जो होती है वो लास्ट जो चल रही होती है जिस सेंटेंस के साथ वो लगा होता है उसी ही वर्ब का सेंस ये लेता है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। अच्छा जी, यूज़ ऑफ ऑलवेज, नेवर एंड एवर इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज, नेवर और एवर का यूज़ अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं हम। जो वर्ड ऑलवेज यानी इसका मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं और एवर का मतलब भी कभी।
का इस्तेमाल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पहले ताकीद और ज़ोर पैदा करने के लिए करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पहले भी ताकीद या ज़ोर चल रहा होता है, क्योंकि हुक्म दिया जा रहा होता है, इनविटेशन दे रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वार्न कर रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, ये चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन उसमें मज़ीद ताकीद करने के लिए और ज़ोर ज़्यादा पैदा करने के लिए ये हम ऑलवेज़, नेवर एंड ईवर का यूज़ करते हैं। जबकि जो डू का यूज़ था, डू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, उसमें दरख्वास्त करना, मुआफ़ी मांगना या मुआफ़ी तलब करना, इनमें ताकीद पैदा करने के लिए था। ठीक है ना, सब में नहीं, सिर्फ दरख्वास्त, मुआफ़ी या इनमें था। तो वो उसमें शाइस्तगी पैदा करने के लिए और ज़्यादा ताकीद के नहीं आप करें मुझे, तो वो सेंस में डू यूज़ होता था। बाकी के लिए ताकीद और ज़ोर पैदा करने के लिए ये वाली चीज़ है, नेवर, ऑलवेज़ एंड एवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेवर ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट, कभी भी सीट बेल्ट के बगैर ड्राइव मत करना, कभी भी। ये और ज़्यादा डू नॉट भी लगाया जा सकता है, डोंट ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट, कि ना करो, ठीक है ना, सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी ना चलाओ। नेवर लगाने से और ज़्यादा होगा कि कभी भी सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चलाना। कभी भी हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप, छोड़ना, गिव अप। और डोंट गिव अप भी कह सकते हैं कि हिम्मत ना हारो, लेकिन उसमें मज़ीद ताकीद की जा रही है कि नेवर, कभी भी नहीं हारनी हिम्मत। ठीक हो गया। अब देखिए, ईवर के साथ डू नॉट आएगा, नेवर तो सिंपल कभी भी उसका मतलब आता है, कभी भी हिम्मत मत हार, डोंट एवर गिव अप, कभी। ठीक है ना, एन इसके साथ आ जाता है ना ईवर के साथ, तो वो नेगेटिव मीनिंग में चला, नेगेटिव होता है। नेवर, नेवर कभी भी, तो ईवर कभी, और डोंट आ गया तो कभी भी नहीं। ठीक है, उसका भी मतलब ये है, यही, कभी भी नहीं। तो डू नॉट एवर गिव अप, जब हम एवर लगाएंगे तो डू नॉट लगाएंगे, अगर नेवर लगाएंगे तो डू नॉट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही ताकीद की जा रही है कि कभी भी मत करना गिव अप। ठीक हो गया, तो ताकीद करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के विद सब्जेक्ट, तो डियर स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कभी कभी यूज़ करते हैं। आमतौर पर हुक्मिया फ़िक्रों में तो सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स को मुतय्यन करने के लिए नहीं होता, क्योंकि मुतय्यन होता है, यू सेकंड पर्सन पहले ही मुतय्यन होता है, स्पेसिफ़िक होता है, छुपा हुआ होता है। नाम भी हम सब्जेक्ट को वाज़े करें तब भी हमें पता होता है जो मुखातिब की बात हो रही है और सेकंड पर्सन यू की बात हो रही है। लेकिन कभी कभार हम ज़्यादा वाज़े करने के लिए सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, सब्जेक्ट को वाज़े करने के लिए। ठीक हो गया, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब सुनो, हम यहाँ पे वाज़े कर रहे हैं सब्जेक्ट यानी सबको। लिसन एवरीबडी, ठीक हो गया, तो लिसन के बाद कॉमा एवरीबडी। कोई भी ना हिले, सब की बात हो रही है कि कोई भी ना हिले, हम वाज़े कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में सब आ गए हैं। ठीक है, नोबडी मूव, ठीक हो गया। ज़ैद बैठ जाओ, बाकी तुम सब कर जाओ, हम सिर्फ ज़ैद को वाज़े कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बात होगी ज़ैद सिट डाउन, द रेस्ट ऑफ यू गो होम, बाकी सब कर जाओ। ठीक हो गया, ज़ैद को हमने फोकस किया है, मीन कह लें कि वाज़े किया है इस सब्जेक्ट को, इसलिए हमने उसका ज़िक्र किया है। तुम पहले अपने हाथ धो लो और फिर खाओ, हम तुम यानी उसको वाज़े कर रहे हैं, बता रहे हैं वाज़े करके। यू वॉश योर हैंड फर्स्ट एंड देन ईट, तो ये पहले तुम हाथ धो फिर करो, हमने यहाँ वाज़े करने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ किया है। सब्जेक्ट्स बाद में भी आ सकता है, कॉमे के बाद सब्जेक्ट आएगा, जब भी आएगा तो पहले होगा तो फिर तो डेफिनेटली नहीं कॉमा लगेगा। सही हो गया। नेक्स्ट, कोई फ़ोन का जवाब दे, समबडी आंसर द फ़ोन, यानी कोई फ़ोन बज रहा है तो हम इतने लोग फॉर एग्जाम्पल क्लास में या मीटिंग में कहीं बैठे हैं, तो उधर फ़ोन साथ वाले ऑफिस में बजा है यानी आई है कॉल, तो हम उनमें से कहा कि कोई जाके फ़ोन का जवाब दे, हम वाज़े कर रहे हैं कि कोई एक चला जाए। तो हम गुस्से का इजहार करने के लिए भी यू का फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब हमें गुस्सा हो तब भी हम यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, यू का इस्तेमाल गुस्से में भी करते हैं। यू, तुम अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ़,
यू शट अप योर माउथ, फूल। तो इस तरह के जो बेवकूफ़ सब इस तरह के आते हैं तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है। तुम खामोश रहो, एक्सक्लेमेटरी साइन। यू बी क्वाइट, तुम खामोश रहो, ये हम गुस्से में कह रहे हैं, यू खामोश रहो, गुस्से में, ये गुस्से का इजहार हो रहा है, गुस्से का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें सब्जेक्ट के तौर पर हम वाज़े करने के लिए भी सब्जेक्ट को यूज़ मतलब इस्तेमाल करते हैं, गुस्से के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने इस लेसन में, इस पार्ट में चेक की, डिस्कस की। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो PDF फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर सेकंड, ताकि आपको एक तरतीब वाइज समझ आए कि कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हमने ऑलवेज़, नेवर, एवर का यूज़ देखा कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। यू को अगर हम गुस्से में हैं तब इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को वाज़े करने के लिए भी सब्जेक्ट का यूज़ होता है। ठीक होगा डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके एग्जाम्पल्स के साथ। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।